बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत ने अवाम को एक बार फिर रिलीफ दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम कर दी हैं, मिट्टी के तेल की कीमतें कम कर दी हैं। लेकिन ये महंगा हुआ क्यों? अवाम इसके शिकंजे में फंसे कैसे? ये आपको एक सवाल है, ये बताएंगे। और इसके अलावा हम आपको मजीद कई रिपोर्टें दिखाएंगे, कई रिपोर्टें बताएंगे कि इसके साथ ही जो मुंसलिक हैं, हम आज उनकी बात करेंगे जो इनके साथ मुंसलिक हैं। कुछ मकामी और दीगर बातें भी होंगी, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आपसे एक गुजारिश है, हस्बे रवायती समझ लें कि अगर अब तक आपने सहर न्यूज HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे हर आने वाला वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको उसी बेल आइकन के प्रेस करने से मिलता है। हम चाहते हैं कि हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखें, देखने के बाद दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो वक्त जाय किए बगैर आपको एक बार बताते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक बार फिर अवाम को ईद के तीसरे रोज भरपूर रिलीफ दिया है। उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतें तकरीबन 22 रुपए कम किए हैं। उसके साथ ही कुछ सोशल मीडिया पर बातें चली हैं, हम उनका तज़किरा करते हैं। एक शख्स ने एक चलाया है कि इस पे लेवी जो है वो कम की जाए, हमें ये 22 रुपए जो है ये पेट्रोल की कीमतें कम करना नहीं चाहिए हैं। ठीक है, ये मैं बात मानता हूं, लेकिन इससे कबल आप ये जरा पीछे मुड़ के देखें कि हमें IMF ने क्यों कर अपने शिकंजे में लपेट रखा है। क्या पाकिस्तान के अवाम ने कोई गलती की है या हमारे लीडरों ने कोई गलती की है? मैं अभी आपको थोड़ी सी तफसील बताता हूं। यह तफसील कुछ इस तरह है कि हम लोग IMF के नरगे में फंसे हुए हैं। IMF से कुछ अरसा कबल के एक वजीर आजम ने जान छुड़ा ली थी, उन्होंने सारा कुछ कर लिया था। फिर उसके बाद हम पे एक भारत और इसराइल की जानब से हमला होना शुरू हो गया। मसलन वो हमला पनामा की सूरत में आया, वो हमला हुकूमतों को गिराने की शक्ल में आया, या जैसे भी आप समझ लें। हर आदमी चूंकि मेरे बात का मतलब अपनी अपनी पार्टी से लेगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप ठंडे मिजाज के साथ, ठंडे दिमाग के साथ इसे सोचिएगा कि हम IMF के नरगे में फंसे कैसे। IMF हम पे क्यों इतनी शर्तें लगाकर हमें कर्जे दे रहा है? ये तकरीबन मैं इस तमाम बात का जिम्मेदार आज के वजीर आजम शहबाज शरीफ को करार दूंगा। उसकी वजह यह है कि 2018 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म की गई तो एक मीटिंग हुई। हमारे जराये के मुताबिक उस मीटिंग में इमरान खान नहीं आए हुए थे या कोई दूसरा नहीं आया हुआ था, वहां शहबाज शरीफ आया हुआ था। क्योंकि इमरान खान को तो लाना मकसूद ही नहीं था, इमरान खान को लाना एक मजबूरी बन गई थी। वो ये थी कि शहबाज शरीफ को ये कहा गया कि तुम वजीर आजम बनो। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो इतनी लचक रखते हैं कि वो आर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं। उस वक्त के बाजवा साहब थे, CNC बाजवा साहब थे, फैज हमीद भी मौजूद थे, और हमारे एक और ISI के साहब भी वहां मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में सहाफी भी एक दुक्का वहां मौजूद था। उस मीटिंग में शहबाज शरीफ पर जोर दिया गया कि वो हुकूमत बनाए। शहबाज शरीफ ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं हुकूमत नहीं बना सकता, मैं अपने भाई की पीठ में खंजर नहीं घोंप सकता।
تو ظاہر ہے کہ اگر شہباز شریف نے انکار کر دیا تو اب اور قوت تو کوئی تھی نہیں لانے کے لیے، تو خان صاحب کو لے آئے۔ خان صاحب ایک نیا تجربہ تھا، ایک نئی بات ہی، انہوں نے کب حکومت کی تھی؟ ان کی حکومت میں 80% سے زائد لوگ غیر ملکی تھے، جن میں شہزاد اکبر کو لے لیں، شہباز گل کو لے لیں، انگلی پہ اگر سارے گنے تو ان کے وزراء اور اچھی اچھی پوسٹوں پر آنے والے تمام لوگ امریکن تھے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ اس سے قبل کا، میں یہ بات تو ابھی یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں، اس سے پیچھے تھوڑا سا چلے جاتے ہیں کہ میں نے کہا ہے کہ بھارت اور اسرائیل ہم پہ سرمایہ کاری کیوں کرتے ہیں۔ انہوں نے جب بھی ہم پہ سرمایہ کاری کی، ہمارے ملک کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو ہماری فوج، آئی ایس آئی اور دیگر جو خفیہ ادارے ہیں، ان کے کنٹرول سے وہ ان کا سارا کام تمام ہو گیا۔ چاہے آپ دیکھیں کہ وہ ایران کے راستے پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے تھے یا دبئی کے راستے، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ اب انہوں نے ولاگر رکھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر، جن پہ وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، اور وہ ہر روز ہمیں ایسی ایسی معلومات دیتے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، لیکن ہم لوگ اس کو مانتے ہیں، ہم ان کے پیچھے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ پاناما آیا، پاناما پہ انہوں نے کتنے ڈالر لگائے، اب برطانیہ کی حکومت نے اسے غلط قرار دے کے انہیں شہباز شریف اور نواز شریف کو سرخرو کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اب وہ ہونے کے بعد جو ہے، سارا کچھ ہونے کے بعد 2000 تقریباً یہ 18 کی بات ہے، جب الیکشن ہوئے تھے، تو ان الیکشن میں انہوں نے دیکھا کہ نواز شریف جیت رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ وہاں کے آر ٹی بٹھا دی، اور کئی جو ہیں ہمارے گم ہو گئے، ووٹ کی بیگ لے کر ہی گم ہو گئے، جو دوسرے تیسرے دن آئے، جیسے کیسے بھی تھا، چونکہ اس کو بنانا تھا اس کو بنا دیا۔ اب سب لوگ بن گئے تو ان کو تجربہ نہیں تھا۔ وہاں امریکن یہودی لابی کے جو زیر اثر لوگ تھے وہاں رہتے تھے، ظاہر ہے وہ ہمارے حامی تو نہیں ہوں گے، شہباز گل ہو گئے یا شہزاد اکبر ہو گئے، انہیں ہم سے تو کوئی غرض نہیں تھی، ان میں سے کئی لوگ تو ایسے تھے جن کا پاکستان میں ووٹ ہی نہیں تھا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ وہ حکومت جو تقریباً 4.5 سال کے 3.5 4 سال کے قریب چلی، ابھی اب اس میں دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ جو عمران خان پہلے کہا کرتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا اگر مجھے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، وہ آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے، چونکہ یہ یہودی لابی کی ایک چال تھی، قادیانیوں کی ایک چال تھی، جسے یہ پورا کرنا بھی مجبوری تھی، ان کو سمجھ نہیں تھی، اور جو دوسرے اوپر شاطر لوگ بیٹھے تھے انہوں نے اسے ادھر لگا دیا۔ اب میں اس سائڈ پہ نہیں ہوں گا، میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں، ابھی انہوں نے آئی ایم ایف سے ایک معاہدہ کیا بھاری شرائط رکھ کر۔ جب انہیں یہ پتا چلا کہ ہماری حکومت ہلنا شروع ہو گئی ہے تو انہوں نے وہ معاہدہ پھاڑ دیا۔ اب یہ معاہدہ کوئی کسی کسائی یا کسی کمہار سے نہیں ہو رہا تھا، آئی ایم ایف سے ہو رہا تھا، جو یہ اسی چال میں تھے کہ پاکستان کو دونوں ٹانگوں سے باندھا جائے، لہذا انہوں نے باندھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ پیٹرول کم نہیں کریں گے، تو انہوں نے فوری طور پہ 10 روپے پیٹرول کم کیا تاکہ عوام ان کے پیچھے آ جائیں۔ معاہدہ بھی کر لیا، پھاڑ بھی دیا، اور بعد میں پیٹرول بھی سستا کر دیا۔ اب ان کی حکومت چلی گئی، جو انہوں نے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ سیفر وغیرہ کو لگا کے ہمیں پھر ایک بار اپنے پیچھے لگا لیا، ورنہ اس سے قبل یہ حالت تھی، یہ حقیقت ہے۔ آپ لوگ ٹھنڈے دماغ سے سوچئے گا کہ یہ حقیقت ہے۔ اس حقیقت میں جب لوگ بیٹھتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ عمران خان کو بھی کوئی ووٹ دے گا، اس کے 4 ووٹ نکلیں گے، 2 ووٹ نکلیں گے،
वगैरह वगैरह। और फिर क्या हुआ, एकदम पलटा। और वो सैफर वो क्या, उसको क्या क्या नाम दिया गया, और ये वज़ारा जो यहाँ थे ये भागकर अमेरिका और बर्तानिया में बैठकर शुरू हो गए। उनमें से कौन है जो पाकिस्तान आया है? को पाकिस्तान आया है, आपने ये सोचना है सिर्फ, बाकी मुझे इससे कोई गरज नहीं कि आप किस पार्टी से हैं या किससे नहीं है, लेकिन आपने ये सोचना है क्या हकीकत है ये बात? अगर ये बात हकीकत है तो फिर आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि यहूदी लॉबी के पैरोकार क्यों बन रहे हैं। क्या यहूदी लॉबी आपको, अभी आप देखिए सदर क्लिंटन, ये सॉरी ट्रंप साहब, अभी वो जंग कर बैठे, ये भी वो जज्बाती से फैसले में आ गए, इसराइल के साथ मिलकर उसने ईरान पे हमला कर दिया। लेकिन ईरान पे हमला चूंकि उसे महंगा पड़ गया, तो उसने जान छुड़ाने के लिए पाकिस्तान की मिन्नत समाजत की और दीगर ममालक को कहा कि मेरी जान छुड़ाएं। अभी वो जान छुड़ा के भाग गया है। ये आप ये ना कहें कि उसने पाकिस्तान की जान छोड़ दी है या मुसलमानों की जान छोड़ दी है। ये यहूदी लॉबी का मिशन है। ग्रेटर इसराइल उनकी एक ख्वाब है। और उसके बाद आप देख लें कि भारत का भी एक ख्वाब है, मैं कई बार इसका तज़किरा कर चुका हूं, अखंड भारत। अखंड भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये दीगर ममालक भी, उन्होंने नक्शा भी लगाया था। और एक जमाने में जब खान साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त भी ये लड़ाई के बादल आए थे यहाँ। और जब ये आए थे तो खान साहब ने असेंबली में खड़े होकर कहा था, मैं क्या करूं, मैं उन पे जंग मुसल्लत कर दूं, मैं उनके जाकर ये कर दूं। अभी आपके सामने है कि शहबाज शरीफ हुकूमत और हाफिज साहब ने उनके साथ क्या किया। अभी कम अज कम उनको 50 साल वहां खड़ा कर दिया है कि वो पाकिस्तान के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो हमले किस साइड से कर रहे हैं? इसराइल और भारत मिलकर सरमायाकारी कर रहे हैं। अब चूंकि ईरान का रास्ता तो बंद हो गया है, तो उन्होंने दुबई का रास्ता एक ढूंढ लिया है। दुबई के रास्ते, दुबई और दीगर ममालक में जो विलागर बिठा दिए हैं, वो विलागर हम पे साइबर हमले कर रहे हैं और हम लोग इसको समझ नहीं रहे। हमारी फौज और हमारी एजेंसियां इसको कंट्रोल करने के लिए भरपूर इकदाम तो कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लोग नहीं समझ रहे। हम लोग उन झूठी अफवाहों पे फौरन असर लेते हैं। हम बाहर निकल खड़े होते हैं या बाहर नहीं निकलते तो सोशल मीडिया पे हम वो इल्जामात लगाते हैं। अभी आप देखें कि पेट्रोल की जंग बंद होने के बाद हुकूमत ने 5 रुपए और फिर 22 रुपए ऐसा ऐसा हमारे अपने जराए हुकूमत के साथ जो हैं वो ये बता रहे हैं कि हुकूमत चाहती है कि अब जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतें दोबारा कम सतह पर लाई जाएं, महंगाई को कंट्रोल किया जाए। अब हुकूमत का तकरीबन फोकस यही होगा। अभी कभी कभी ये काम भी हो जाते हैं, जैसे हमारी सीएम साहबा अच्छे काम भी करती हैं, साथ उनसे कोई कोई काम ऐसा हो जाता है, जैसे उसने अब एक फोर्स बना दी है। चलो सीसीडी तो बहुत अच्छा काम था, एक और मकसद उसका क्या था, काम वो क्या कर रही है, अभी वो भरपूर तरीके से नुकसान दे रही है इन्हें। लेकिन चूंकि हो जाता है, मैंने ये कहा कि हो जाता है, खान साहब से भी हो गया, ये नहीं मैं कहूंगा, मैं यही आपको बता रहा हूं। जैसे ये अनाड़ी है, ऐसे ही खान साहब अनाड़ी थे। खान साहब को यही नहीं पता था कि उसने हुकूमत कैसे चलानी है। कब उसने हुकूमतें चलाई थी, सारी जिंदगी उसने क्रिकेट खेली, और क्रिकेट खेलने के बाद वो तो जब यहाँ आके बैठ के तो उसने सोचा कि गरीबों को अंडे कट्टे दे के तो काम चलाएंगे, अंडे ये करेंगे, बच्चे वो करेंगे, कट्टे ये करेंगे, भैंसे ये करेंगी। लेकिन क्या होना था ये आप सारे समझते हैं कि हुआ कुछ, कुछ भी नहीं हुआ, उससे ना ही कुछ होना था। अब आपको ये देखना है कि आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हुकूमत का साथ दें,
अगर मैं ये कहूं कि हुकूमत का साथ दे, मैं ये नहीं कहूंगा कि हुकूमत का साथ दे। मैं ये कहता हूं कि ठंडे मिजाज के साथ सोचें, क्या हुकूमत अगले कुछ अरसे में आपके लिए कुछ कर रही है? जंग खत्म होने के बाद अब हुकूमत का तमाम तर फोकस हमारे जराये के मुताबिक यही है कि वो गरीब अवाम के लिए महंगाई खत्म करे, मुल्क में अमन कायम करे, और वो किसी हद तक कामयाब भी हैं। ये अब कई हमारे भाई बैठते हैं तो वो पता नहीं फौज के बारे में क्या कुछ कह देते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अब जो कुछ भी है फौज के अंडर ही सही या फौज के अंडर ना सही, हुकूमत जो है वो अवाम को रिलीफ देने के लिए अब जो है कोशिश कर रही है। अब उसने शुरू कर दिया है, अगले चंद थोड़े अरसे में दोबारा जब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें डाउन होंगी तो आपको मजीद रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अभी ये 3 के फिगर में आ गया है, अभी ये आहिस्ता आहिस्ता चलते चलाते एकदम नहीं होगा कभी भी कि हम यहाँ बैठ के ये कहें कि हुकूमत यहाँ से 200 रुपए पेट्रोल की कीमत कम कर दे। ये नहीं होगा, आहिस्ता 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 आहिस्ता, क्योंकि हमारे पांव, मैंने पहले जिक्र किया है कि हमें फंसा दिया गया है अनाड़ी पुणे में, या यहूदी लाबी की जो हुकूमत थी खान साहब के साथ बनी हुई थी, उस हुकूमत ने हमें फंसा दिया और हम अब फंसे हुए हैं। ज़ाहिर है हमें निकलने में भी टाइम लगेगा। आप लोग तावन कर रहे हैं, चाहे वो मजबूरी में कर रहे हैं या जैसे भी कर रहे हैं, ये तावन भी हुकूमत को काम आ रहा है और बहुत जल्द ये होने जा रहा है। मैं ये हकीकत आपको बता रहा हूँ। पता नहीं कौन सा मुल्क ये करने के लिए चक्कर में लग गया है कि आपको आईएमएफ के नरगे से आजाद कराया जाए। ये कोई मुल्क इस टाइम पे कर रहा है, ये सारी प्लानिंग हो रही है। जैसे आप देख लें कि दुबई ने पैसे मांगे तो सऊदीया ने पैसे देकर उसको साइड कर दिया। अभी इसी तरह कोई और हुकूमत तुम्हें, ये पॉलिसी किसकी है? ये आप देख लें कि पॉलिसी मौजूदा हुकूमत की है। हाफिज साहब की ही सही, हाफिज साहब भी साथ साथ हैं, तो कोई लग गया है अब इस चक्कर में कि तुम्हें आजाद कराया जाए। सही मायनों में आप आजाद होने जा रहे हैं। आजाद उस वक्त होंगे जब आईएमएफ के नरगे से निकल जाएंगे। अब आपको उम्मीद है ये सारी बात समझ आ गई होगी। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इजाजत चाहता हूं, कल हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।